नमस्कार दोस्तों, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हम आपके सामने हिमाचल से एक मेहमान को लेकर आए हैं। मेहमान का नाम है कला भारद्वाज जी। ये गृहिणी है और इसके अलावा हिंदी साहित्यकार हैं जो कविताएं लिखती हैं, इसके अलावा कहानियां लिखती हैं, कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मैं सबसे पहले कला जी से कहना चाहूंगा कि वो अपना एक छोटा सा परिचय दें हमारे दर्शकों को, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जी नमस्कार। मैं कला भारद्वाज शिमला हिमाचल प्रदेश से। वैसे तो मैं गृहिणी हूँ, पर ना जाने कब साहित्य से लगाव हो गया, पता ही नहीं चला। अब जो भी हमारे आसपास घटित होता है, जो भी मैंने अनुभव किया, बस वही सब लिखने की कोशिश करती हूँ। कोशिश रहती है कि लोग कुछ मेरे अनुभवों से सीखे। यही रहती है कि लोगों के काम आए जो भी मैं लिखूं। लोग पढ़े, उस पे आचरण करें और मेरे अनुभवों को अपने जीवन में मतलब अपनाएं। जी जी, एकदम सही कह रहे हैं आप कि आप लेखनी से लोग सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कला जी, आप हिंदी साहित्य को वर्तमान में किस नजरिए से देखते हैं? वर्तमान में साहित्य देखे तो आजकल का जो भी माहौल है साहित्य का, वैसे हर जो भी रहा है समय में, तो साहित्य का पूरा योगदान रहा है समाज के विकास में। समाज के तो आज भी वैसे तो युवा मतलब जो किताबों से जुड़ा नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए ही सही पर साहित्य में रुचि रखते हैं। तो साहित्य, एक साहित्यकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो कुछ ऐसा लिखे जो साहित्य में आज के युवाओं को प्रेरित करे कुछ अच्छा करने के लिए, एकदम सही कहा अपने आपने। देश के लिए। जी, सोशल मीडिया और साहित्य के रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया यूं कहें जैसे कि लोग आजकल जो जैसे ही मोबाइल फोन का जो सोशल मीडिया का दौर चला है, तो किताबों से तो दूर ही है बच्चे। मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, शायद ही कुछ बच्चे होंगे जो खाली पढ़ाई के लिए किताबें पढ़ते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर ही जो कुछ भी मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही सारा काम चल रहा है। तो साहित्य के क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का बहुत योगदान है। आजकल जो नए नए साहित्यकार है, सभी सोशल मीडिया के अपना नाम कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जो कुछ भी उनके अनुभव है वो एक दूसरे तक शेयर कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है साहित्य के क्षेत्र में भी। और कई लोग जैसे किताबें नहीं छाप सकते हैं, किताबें छापना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो और ना ही किताबों में मान लो कोई लिखता है तो वो डायरी तक सीमित रह जाता था। आज सोशल मीडिया के दौर में ये हो गया कि जो भी लिखे सब कहीं ना कहीं दूसरों तक पहुंच जाता है। एकदम सही कहा आपने। एक गृहिणी होने के नाते आप साहित्य को किस नजरिए से देखते हैं? क्या एक गृहिणी के मन में जो विचार होते हैं, एक साहित्यकार के मन में भी वो विचार उत्पन्न हो सकते हैं? हो सकते हैं। साहित्यकार के गृहिणी के मन में जो विचार हैं, जो उस करीब से देखेगा शायद, तभी अगर हम उस वो को खुद अनुभव करेंगे तभी शायद अपने अनुभव कर पाएगा कोई भी जो उस माहौल को देखेगा, गृहिणी के पास से देखेगा। मतलब उसका जो रहन सहन है, उसका जो दिनचर्या है कैसी रहती है। तो साहित्यकार में शायद पता नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह सकती कि कौन कितना सोच सकता है, किसकी सोच कितनी दूर तक जा सकती है। एकदम सही कहा आपने। इसके अलावा जो हम जीतते हैं वही हम आगे में लिखने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। जी 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 जी,
एकदम सही कहा आपने। आप पहाड़ी राज्य से आते हैं, हिमाचल जैसे। मैं जानना चाहता हूँ कि हिमाचल की स्त्रियों में ऐसा खास क्या बात है, जैसे उत्तराखंड या अन्य राज्यों की स्त्रियां मेहनत करती हैं, काम करती हैं, ऐसे ही हिमाचल की स्त्रियों में क्या खास चीज है जो उन्हें एक अलग बनाती है, एक विशेष बनाती है? हाँ, पहाड़ी में जो भी हिमाचल हो गया, जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ का जो परिवेश है वो दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ का रहन सहन अलग है। पर आज के दौर में देखा जाए, पहले तो बहुत, जैसे हम लोगों ने भी बहुत जैसे खेती बाड़ी करते थे, बहुत मेहनत करते हैं। पर आज के दौर में जो मैं देखती हूँ, अनुभव करती हूँ, गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का बहाना करके किसी न किसी रूप से। आज तो कोई बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जिनको शायद परेशानी हो, बाकी तो सब मतलब कह सकते हैं हम शहरीकरण हो गया है गाँव का। तो औरतों को भी उतनी खास दिक्कत नहीं है। नए नए जो मेरे हिसाब से, बाकी कह नहीं सकते, जो भी मैंने अनुभव किया है अपने गांव में, अपने आसपास, तो यही देखा है कि आजकल औरतें मतलब गांव का शहरीकरण हो गया है, जिसमें औरतों का भी की भी भागीदारी है। जब से सर, शिक्षा का जी जी जी। काम काज नाम मात्र का रह गया, घर तक ही सीमित है, लोग खेतों को तो नाम मात्र ही है, खेती बाड़ी। ओके ओके, अक्सर हम देखते हैं जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ की स्त्रियां घास के गट्ठर या लकड़ी के गट्ठर लेते हुए जंगल से दिखाई देती है। क्या ये परंपरा अभी भी हिमाचल में मौजूद है, या अभी भी वहाँ की स्त्रियां ये जंगल से घास, लकड़ियां इत्यादि चीजें लेके आती हैं? इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा भी शहर से ही ज्यादा हो रहा है। आज की डेट में जो मैं अपने गांव में जाती हूँ, जैसे अपने आसपास के गांव में देखती हूँ, तो हमारे गांव में उतना नहीं रह गया है जो आसपास, जैसे क्योंकि पशु पालने ही लोगों ने बंद कर दिए हैं, बहुत कम जो भी हमारा। हाँ, जो बगीचों में कुछ एक एरिया में है जहाँ लोग बगीचों में काम करते हैं अभी, तो वो लोग भी लेबर के थ्रू काम करते हैं अपना। बहुत कम लोग हैं जो खुद से मेहनत करते हैं ऐसे। बाकी ज्यादा पहले खैर था, जब हम छोटे थे तो जंगल से लकड़ियां काट लेके आते थे, घास लेके आते थे, शौकिया तौर पर। मैं भी गई हूँ 2-4 बार मम्मी के साथ। ओके ओके। बाकी तो आज की डेट में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो शहरीकरण और गांव की बात कर रहे हैं, क्या इससे ग्रामीण जी भारत को खतरा तो नहीं है शहरीकरण से? जी, एक तरह से खतरा तो है, क्योंकि जब हम देखते हैं गांव गांव में ना, गांव का मतलब जो ढांचा होता है एक, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है आजकल। गांव में शहरों के जैसे मकान बने हैं, उसमें हर तरह की, जैसे शहरों में सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं हर कोई सुविधा लेना चाहता है। तो और खेती बाड़ी तो जैसे एक तरह से बोलते हैं हम, किचन गार्डनिंग बस वहीं तक सीमित रह गए हैं। ओके ओके। बाकी बहुत कम ऐसे हैं जो खेती बाड़ी में जोर देते कि भाई हम खेती बाड़ी जरूरी है। बाकी लोग तो चाहते हैं कि हम आराम से बैठे, हमारे को बस बैठे बैठे सब मिल जाए। ओके, एकदम सही कहा आपने। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप हिमाचल से हैं, जी हिमाचल की कोई बोली होगी यहाँ पे, क्या वो बोली धीरे धीरे कम हो रही है, लोगों से कम बोलना पसंद कर रहे हैं, या हिंदी या अंग्रेजी में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद कर रहे हैं? इस पर कुछ आप अगर विशेष अपने अनुभव साझा करें तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा हाँ रहेगा। जी हाँ जी। हाँ, बोलियां तो बहुत है, पर मैं हिमाचल की एक ऐसे अलग सी बोली नहीं है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी बोलियां हैं। तो हम हमारे जो पूर्वज थे, हम तक मतलब लोग अपनी बोली में बात करते हैं। बाकी आज की तारीख में जब देखें तो सभी अपने बच्चों को, जैसे यहाँ तक कि सरकारी स्कूल में तक पढ़ाना, अपने आप को मतलब हीन भावना आ जाती है कि हम
छोटे, कोई हमें छोटा ना कहे, इस तरह से। तो सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, इंग्लिश बोले। चलो हिंदी तो बोलते ही हैं, आज हिंदी के बिना तो जी आज, जी पर सभी चाहते हैं कि इंग्लिश में बात करें। जी तो गांव में भी यही सब देखने को मिलता है। मैं मतलब कोई भी, जैसे हम गांव जाते हैं तो गांव में कोई भी बच्चा अपनी बोली में बात करता दिखाई नहीं देता, सब हिंदी में बात करते हैं। तो बस जैसे हम, हमारी पीढ़ी होगी, तो हमारे तक की शायद अपनी जो बोली है वो सीमित है। आगे हमारे बच्चे हैं, मैं भी कहती हूँ हमारे बच्चों को भी हम अपनी बोली बहुत कम आती है, मतलब जी जी जी। ये गृहिणी होने के नाते आगे आप वैसे। हिमाचल की कुछ खाने की चीजें बता सकते हैं कि हिमाचल में ये चीज फेमस है, या कोई मिठाई बहुत प्रसिद्ध हो? हाँ जी, हिमाचल में वैसे तो जो भी पहाड़ी में क्षेत्र है, सभी जगह एक तरह की खान पान रहता है। जैसे सर्द इलाके हैं तो गर्म चीजों पर ध्यान दिया जाता है सर्दियों में, जैसे बाकी कोई ऐसे नहीं है। अब पहले जो होता था, हमारे जो हमारी खेती से फसल होती थी, कोदा हो गया, चिलई होगी, इस तरह की रोटियां खाते थे, मक्की होगी। तो आज जैसे खेती बाड़ी विलुप्त हो रही है, तो फसलें होती नहीं है। कुछ एक जो बेचते हैं बस आलू हो गए, नकदी फसलें जो भी है, आलू से बस यही है। तो खाने पीने का भी वही है, फिर लोग सीमित रह गए हैं, दाल चावल सब्जी रोटी तक सीमित रह गए हैं। ऐसे कोई अलग से नहीं, जो जैसे हम पहले खाते थे वो सब आज की डेट में नहीं मिलता है। जो यहाँ का स्पेसिफिक है वो सिड्डू बनाते हैं, उसको जी। आज एक बिजनेस के तौर पर कर लिया है, मतलब उसको एक हमारी जो डिश कह सकते हैं वो फेमस हो गई है, कहते हैं सिड्डू। ओके ओके सिर। कि मैदे से बनाते हैं, गेहूं के आटे से बनाते हैं, बाकी तो आम जो बनता है। ओके, ठीक 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 ठीक। एक महिला होने के जी नाते आप अपनी भागीदारी को जी। कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आज भी महिला समाज आपके क्षेत्र में पीछे है पुरुष समाज के मुकाबले? जी, ये तो खैर हम कह सकते हैं, जितने पढ़े लिखे पर शिक्षा हुई, एजुकेशन हुई, जो भेदभाव है वो कभी शायद ही कम होगा। महिला और पुरुष का जो भेदभाव है वो शायद ही कभी कम होगा, क्योंकि हम जितना भी पढ़ लिख लें, अपने हम पता नहीं हमारे संस्कार ही ऐसे मिले कि हम लोग अभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। तो महिला और पुरुष में भी भेदभाव है। जब भी कोई महिला ऐसे बात करती है, आगे अपनी बात रखती है, कुछ अलग करने की सोचती है, तो उससे मैंने देखा है कि पुरुष कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा, कहीं उसका ईगो हर्ट होता है। ओके, तो आपको अभी भी लगता है कि ये किसी एक घर की बात नहीं है, मैंने अपने आसपास कई घरों में ऐसे देखा है जहाँ सब कुछ सही होने पर भी कहीं ना कहीं औरत अपने में से मतलब सीमित नजर आती है। मतलब आपका मानना वो ये है बेशक कि आज भी पढ़ी भारतीय लिखी है, समाज को सुधार की जरूरत है, चाहे वो महिला समाज हो या पुरुष समाज बहुत हो। ज्यादा बहुत और ज्यादा। बराबरी से, जब तक महिला बराबरी पुरुष से नहीं के चलेंगे जो तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। कह सकते हैं विकास के लिए, अगर मान ऐसे विकास की बात करें तो अभी बहुत जरूरत है, मतलब इसमें सुधार लाने की बहुत जरूरत है। महिला पुरुष, अब ये समझ में नहीं आता है कि सोच किसकी बदलनी है। आपको कैसा लगता है कि इसमें चेंजेस या बदलाव कैसे आ सकते हैं, या सुधार कैसे हो सकता है महिला पुरुष के जो भेदभाव हो?
वो तो जैसे हम हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को अभी से ये शिक्षा दें, मतलब महिलाओं और बच्चे, लड़का लड़की में भेदभाव ना करें, लड़कों को भी ये संस्कार दें कि मतलब लड़कियां भी कम नहीं है, वैसे तो कम नहीं है, पर कोई ईगो वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, तो तभी शायद परिस्थितियां सुधर सकती है, या खुद से ही कोई समझ आए तो। ऐसे तो कोई इसमें कोई ऐसे नहीं है कि कोई जागरूकता शिविर लगाए, उससे किसी की सोच को बदलना बहुत मुश्किल है, या अब तो माँ बाप ही बदल सकते हैं, या फिर कोई खुद से बदले तो। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ धार्मिक सुधार की भी जरूरत है? क्योंकि हमारे भारतीय समाज में अगर हम एक बात करें बहुसंख्यकों, बहुसंख्यक यानी हिंदू धर्म की बात करें, तो उसमें महिला को मतलब हर चीजें महिलाओं हाँ के लिए जी। बनाई गई है, जैसे मांग में सिंदूर भरना, बिंदी लगाना, हाथों में चूड़ी, पायल, इसके अलावा व्रत करना, बहुत सारी चीजें। जी। ये तो इसके बारे में तो खैर, जहाँ तक मैं मतलब किसी भी औरत का व्यक्तिगत फैसला होता है, इसमें तो कि कोई वो ऐतराज नहीं होना चाहिए किसी को भी, खैर धर्म से रिलेटेड भी नहीं लेना चाहिए, मतलब ये व्यक्तिगत फैसला ही है कि कोई अपने साथ जो भी करे, मतलब सजे सवरे, कोई कपड़े जैसे मर्जी पहने, वो उसकी खुद की मर्जी होनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जी। हम पुरुष और स्त्री के भेदभाव की बात कर रहे हैं। भेदभाव हमें कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों की जो बात कर रहा हूं मैं, यानी जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनमें जी। भेदभाव तो उनके शास्त्रों से या ग्रंथों से ही है, तो ऑब्वियसली बात है, भेदभाव को तो खत्म हो ही नहीं सकता हाँ कभी, जी। हाँ जी। जब तक वो इन चीजों को जी। मानेंगे। कहीं ना कहीं उनमें भी सुधार की जरूरत करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी पर थोप नहीं सकते। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक फैसला आया है हम्म। कि वहां पर विधवा औरतें भी मांग में सिंदूर और जो श्रृंगार का सामान है वो कर सकती हैं, उनकी मर्जी है। ठीक, जी। क्या इस तरह की पहल करके धार्मिक चीजों में भी बदलाव की जरूरत नहीं है? आप महसूस करते हैं, नहीं करते हैं? जी, ज़रूरत तो है। खैर मतलब जैसे मान लो विधवा हो जाती है कोई महिला, तो उससे जो सज जाते हैं, कोई शौक रखते हैं, खैर कोई जो ना रखे वो उनकी मर्जी है, किसी को रहता है, शौक रहता है कि वो भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाए पिए, घूमे फिरे इधर उधर, और दोस्त बनाए, बातें करे किसी से, तो वो सब उसके धर्म के हिसाब से गलत समझा जाता है, तो इसके लिए तो जरूरी है कि वो उसकी मर्जी के अनुसार हो। ये तो अभी सुधार लाने की, सोच बदलने की जरूरत है, वो ये तो है खैर। वही ना, मैं मेरा भी वही कहना है कि सब कुछ स्त्रियों के लिए ही क्यों? क्या पुरुष समाज इतना महान है क्या, इतना वो है कि ताकतवर है कि सब कुछ वो अपने पक्ष में करे? उसे भी तो कुछ करना चाहिए। देखिए, जब तक हम परंपराओं को मानते रहेंगे तब तक ये संभव नहीं है। परंपराओं को जब हम नए तरीके से ढालने की कोशिश करें, तभी ये संभव है कि ये सब खत्म हो पाए। वही है, फिर सोच आदमी की कितनी बदलती है। जी जी जी, अब एकदम एकदम सही कहा। कुछ पढ़ते हैं लोग, जी जी, बताइए बताइए, कंप्लीट करिए अपनी। हमारे संस्कृतियां, हमारे को जो संस्कार मिले हैं, तो हम उसी अनुरूप मतलब अपना आगे काम करते हैं। एकदम सही। तो संस्कार अब जैसे हम लोग चाहते हैं कि सुधार हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को हम इन सुधार सब करें। चीजों से अवगत कराएं। एकदम। सुधार तभी सुधार हो पाएगा आगे के लिए। आज तक तो जो हो गया हो गया, हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं ये इसी पर डिपेंड करता है। एकदम सही कहा। कला जी, अगर आप अपनी कोई रचना या कोई अनुभव अगर सुनाना चाहते हैं एज ए कविता के रूप में या किसी 4 लाइनों के रूप में, तो आप सुना सकते हैं। जी।
महिलाओं पर है, अभी कुछ दिन पहले लिखी थी मैंने। जरूर जरूर जरूर। मैं गजल। एक जो औरत क्या महसूस करती है उससे संबंधित है। जी जी। 4 पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। जरूर जरूर जी। एक औरत क्या चाहती है पुरुष समाज से, बस उसी पर लिखी थी मैंने। शीर्षक है दिल टूट गया मेरा। वाह। प्यार और सम्मान की सबसे आस लगाती आई मैं। प्यार और सम्मान की सबसे आस लगाती आई मैं। औरत हूँ, दिल से हर रिश्ता अपना निभाती आई मैं। बेटी से माँ तक का हर कर्तव्य अपना निभाया मैंने। बेटी से माँ तक का अपना हर कर्तव्य निभाया मैंने। दर्द अपना दिल में दबाकर सदा मुस्कुराती आई मैं। बेटी से माँ तक का हर कर्तव्य अपना निभाया मैंने। जी। बेटी से माँ तक का हर कर्तव्य अपना निभाया मैंने। दर्द अपना दिल में दबाकर सदा मुस्कुराती आई मैं। सपनों को तिलांजलि दे, अरमानों को दिल में दबा दिया। सपनों को तिलांजलि दे, अरमानों को दिल में दबा दिया। अपनी आंखों में सदा अपनों के सपने सजाती आई मैं। वाह वाह। बदलते वक्त संग मुश्किलें आई सफरे जिंदगी में। बदलते वक्त संग मुश्किलें आई सफरे जिंदगी में। समझ कर वक्त की नजाकत उन्हें सुलझाती आई मैं। टूट गया दिल मेरा जब ना प्यार ना मुझको सम्मान मिला। टूट गया दिल मेरा जब मुझको ना प्यार ना सम्मान मिला। दूसरों के आंसू पोंछे सदा ही और अपने छुपाती आई मैं। मुझे हक नहीं मिला कि मैं भी रूठ कर बैठ जाऊं कहीं। मुझे हक नहीं मिला कि मैं भी रूठ कर बैठ जाऊं कहीं। रिश्तों के खातिर कला दिल से सबको मनाती आई मैं। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छी कविता लिखी। इस कविता में आपने हर उस स्त्री की बात लिख दी जो कुछ नहीं कह पाती, या जो अपनी दिल की आवाज को कहीं पर साझा नहीं कर पाती, या तो जी जी। रिश्तों के चक्कर में, या फिर अपने माँ बापों की इज्जत के चक्कर में वो दबाए बैठे हैं। इज्जत के चक्कर में, हाँ जी हाँ जी, बस यही इसके हमारे संस्कार है। जी जी, एकदम एकदम आप सही कह रहे हैं। मैं इसके अलावा ये जानना चाहता हूँ, आप एक साहित्यकार हैं, आपने कविताएं लिखना कब से शुरू की, थोड़ा बताएंगे? जी, वैसे तो बचपन में मुझे लिखने का शौक था। मेरी हिंदी अच्छी थी, हम्म। तो टीचर मतलब बहुत सहयोग करते थे। तो मैं लिखती थी, जैसे 9वीं कक्षा में गई तो 9वीं कक्षा में जैसे वो हमारे जो ग्रुप बनने होते थे उसमें मैं वहां से मैंने न्यूज लिखना शुरू किया। पहले न्यूज लिखती थी और फिर मॉर्निंग में असेंबली में जाके सुना देना, और जैसे पॉइंट लिखना फिर उसको विस्तार से खुद लिख के फिर सुना देना। तो समझ। ऐसे शुरुआत हुई, फिर निबंध लिखने शुरू किए, पर वो स्कूल तक ही सीमित रह गया। जैसे फिर शादी होगी, पढ़ाई बीच में छूट गई, फिर पढ़ाई शुरू की शादी के बाद। तो फिर कुछ जिम्मेदारियों का भार आ गया। परिस्थितियां ऐसे भी, जी, बच्चे, परिवार, खेती बाड़ी भी होती थी तब तो, चलो आज की डेट में तो नहीं है। जी जी जी। तो फिर एक समय ऐसे आया जो कि फिर मैं भजन लिखने शुरू किए। ओके। जैसे मंदिर में भजन सुनती थी तो उसकी ओर रुझान हो गया, तो भजन अगर लिखे, बहुत सारे भजन लिखे। अगर कोई भजन लिखा है तो आप गा सकती हैं, पढ़ सकती हैं अभी यहाँ पे 4 लाइनें। भजन एक्चुअली वो मेरी डायरी में कोई होगा, कोई मुझे नहीं, याद ठीक है नहीं ठीक है है। ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। तो आपने हिंदी में आपकी अच्छी पकड़ थी, या कह सकते हैं हिंदी आप अच्छी से लिखना जानती थी, तो उसके बाद फिर आपने एक महिला जी। होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने कहीं ना कहीं अपने सपनों को किनारा या दरकिनार कर दिया, ये आपका मानना है या ये आपका कहना है? मुझे ऐसा लगता है। आवाज कट रही है आपकी।
मैंने ये कहा कि एक महिला होने के नाते जब आपकी शादी हुई तो आपने जी कहीं ना कहीं अपने सपनों को जी बगल में रखकर, अपने परिवार के सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को अपने ही सपने समझकर उनके पीछे आप लग गई। ये मेरा आकलन है आपकी बातों को देखकर। हाँ जी हाँ जी, ये तो इसके अलावा जी कह सकते एक हैं। एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी बात या अपने सुझाव महिला समाज को दीजिए और हमारे युवा पीढ़ी को दीजिए, जिससे कुछ परिवर्तन हो समाज में। जी जी युवाओं के लिए एक कविता लिखी थी मैंने, मैं जरूर जरूर सुनाती हूँ 4 पंक्तियां। जरूर इरशाद। ये युवाओं के लिए जो युवा जैसे हम सभी देखते हैं आज का युवा मतलब अपने जो हमारे वो उससे दूर जा रहा है, अपने जो भी उसका दायित्व है उनसे दूर जाके नशे में डूब रहा है, कहीं ऐसे गलत संगत में जा रहा है, मतलब जी जी आगे जरूर जरूर। ना अपने घर परिवार की सोच रहा है ना अपने देश की, तो खैर बात दूर है। एकदम सही कहा तो आपने। ऐसी परिस्थिति, हाँ जी, तो 4 पंक्तियां लिखी है। जरूर सुनाइए सुनाइए। जाग जाओ नींद से देश का अभिमान हो तुम, देश का भविष्य क्यों खुद से अनजान हो तुम। जाग जाओ नींद से देश का अभिमान हो तुम, देश का भविष्य हो क्यों खुद से अनजान हो तुम। तुमसे ही तो है कल हमारा, तुमसे ही आज है, संवार लो खुद को इस देश की पहचान हो तुम। घिरने ना दो खुद को तुम विसंगतियों में कभी, रोशन तुमसे देश माँ बाप का अरमान हो तुम। बढ़ते कदम रुकने ना दो, देश हित में काम करो, कामयाबी मिले तुम्हें देश का सम्मान हो तुम। तोड़ लो दीवारें जाति धर्म की अब बहुत हो गया, तोड़ लो दीवारें जाति धर्म की अब बहुत हो गया, बांध लो एक सूत्र में देश के लिए वरदान हो तुम। टिकने ना पाए नजर किसी दुश्मन की देश पर, उखाड़ फेंको दुश्मनों को देश के जवान हो तुम। दिखा दो जहान को तुम भी किसी से कम नहीं, कला आज के युवा कल का हिंदुस्तान हो तुम, कल का हिंदुस्तान हो तुम। बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता लिखी है आपने। मैं सभी युवा दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस कविता को आप सुनिए और समझिए, अपने भविष्य को अंधकार की ओर मत ले जाइए, क्योंकि आपके कंधों जी में देश का भार है। जी कला जी, अब हमारे पास समय बहुत कम है, लगभग 2 मिनट बचे हुए हैं। जी मैं कहना चाहूंगा कि आप, अगर आपके कोई और अनुभव हैं जो आप नहीं बता पाई या आप बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद इस संवाद को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जी अनुभव मैंने देखा है आज जो जैसे लिखते हैं, साहित्य लिख रहे हैं लोग, जी पर जहाँ सच्चाई की बात आती है वहां पर सभी मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रचना लिखी थी, जी तो जैसे हम मैं ग्रुप में पोस्ट करते हैं हम रचना, तो मतलब जो भी सच्चाई से संबंधित कुछ भी लिखा हो उसको पढ़ना लोग, मतलब उस पर अपनी राय देना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी हम लिखें कुछ इस तरह का लिखें जिससे दूसरों को लाभ हो। जैसे आईना है तो हम आईना ही दिखाएं, ताकि समाज में एक साहित्यकार का काम क्या होता है, समाज में सुधार लाना होता है। हम लोग तलवार लेके तो लड़ने नहीं जा सकते हैं, हमारे पास जो कलम की ताकत मिली है उसे हम समाज हित में प्रयोग करें। इसमें ना समझे कोई, जैसे राजनीति की बात करते हैं तो ये जो भी हम लिखते हैं वो जो साहित्यकार है वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होना चाहिए, वो एकदम। केवल एक नागरिक, देश का नागरिक होना चाहिए जो सभी को समान दृष्टि से देखे। कला जी, एकदम तो सही कहा जैसे आपने। मैं आपको टोक जी रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय खत्म हो गया है, मात्र 30 सेकंड बचे हैं। जी तो उससे पहले
खत्म हो टाइम, तो हम इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए जयदीप पत्रिका आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।